Hello, welcome to face classes. Today in this video we are going to discuss about environment. आज हम लोग इस वीडियो में वातावरण के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज की वीडियो है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फेस टू फेस क्लासेस आपके लिए डिफरेंट एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है। इसमें आप देखेंगे साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए सारी वीडियोस एक जगह देख सकें। इन सीरीज में 6 to लेके 6, 7, 8 की अलग अलग वीडियोस अपलोड की जाएंगी। इसके अलावा अलग से 6, 7, 8 की सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार की जाएगी। आप लोग इन सीरीज को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल के बगल में जो बेल आइकन होता है इसको जरूर प्रेस करें ताकि रियल टाइम में आपको अपडेट मिल जा सके और इससे आप वीडियो को देख सकें। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है, एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड या पड़ोसी। हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उसे ही हम एनवायरनमेंट करते हैं। हर वो चीज जो हम अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं वो एनवायरनमेंट होती है। आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो, टेबल हो, चेयर हो जिस पर आप बैठे हुए हैं, या आपका क्लासरूम, या आपके क्लासरूम के बाहर जो ओपन फील्ड होता है, रोड जिससे होकर आप स्कूल जाते हैं, या कूड़ा जो रोड के किनारे पड़ा होता है, ये सब के सब हमारे एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो कोई भी जगह, लोग, चीजें या नेचर, प्राकृतिक, ये तमाम चीजें जिससे पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुएं जिससे घिरी हुई हैं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है। एनवायरनमेंट हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। एनवायरनमेंट से ही हम एयर पाते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। यहीं से हमें वाटर मिलता है जिसे पीकर हम जीवित रहते हैं। हमारा जो फूड होता है वो भी एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमें एक्वायर होता है, हासिल होता है। ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, बदलता है। एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम हिंदी में घटक कहते हैं। क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती हैं? अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो एनवायरनमेंट को हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन। हमारे आसपास की जो तमाम चीजें हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक जो प्राकृतिक की तरफ से हमें मिली है और दूसरी जो हमने खुद बनाई है, जो इंसानों ने बनाई है। प्राकृतिक की तरफ से हमें जो चीजें मिली हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंड यानी कि जमीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम घर बनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, ये लिथोस्फीयर होता है। और जिस हवा से हम सांस लेते हैं, एयर, ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट का ही एक कंपोनेंट है और इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसी तरीके से जो पानी हम पीते हैं, वाटर, इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो बायोस्फीयर का जन्म होता है, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बायोस्फीयर में रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। इसी तरीके से हम देखेंगे ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जो बिल्डिंग होती है, इंसान बनाता है इसे, ये भी हमारे आसपास पाई जाती है, इसलिए ये भी एनवायरनमेंट है। पार्क जिसमें आप खेलते हैं, आप घूमने जाते हैं, ये पार्क भी एक एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाया। ब्रिज, पुल जिस पर आप चढ़ के पार करते हैं नदियों को, ये भी एक तरह से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। रोड्स जिस पर आप चलते हैं, ये भी ह्यूमन मेड है। मॉन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं, ये भी एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। इसी तरह से उद्योग, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये भी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। ह्यूमन भी हमारे आसपास होते हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और सारे इंसान भी हमारे एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। तो ह्यूमन इंडिविजुअल तौर पर, हम अपने खुद के तौर पर, या आपकी फैमिली, आपकी फैमिली कई फैमिलियों से के साथ मिलकर एक पूरी कम्युनिटी बनाती है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, आप स्कूल जाते हैं, वहां पर कई तरह के लोग मिलते हैं। ये एक अलग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं आप करते हैं, आपके माता पिता, ये भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक जो सिचुएशन है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में अगर हम देखें, नेचुरल,
ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, नेचुरल एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, बायोटिक यानी जीवीए, एबायोटिक यानी अजीवीय। बायोटिक एनवायरनमेंट जो होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें जीव, जिसमें जान होती है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, साथ ही साथ ये बायोटिक भी है। इसी तरीके से अगर हम देखें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, जैसे लैंड है, वाटर होती है, पानी, एयर, इसमें जान नहीं है, लेकिन ये नेचुरल एनवायरनमेंट है क्योंकि नेचर के जरिए से हमें मिले। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये तमाम के तमाम नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। एनवायरनमेंट को हम चार अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चार अलग मंडल होते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। अलग अलग मंडल के बारे में हम देखते हैं। लिथोस्फीयर जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, हमारी अर्थ के ऊपर जो सॉलिड लेयर है इसे क्रस्ट कहा जाता है, ये क्रस्ट ही लिथोस्फीयर है। हमारी जो अर्थ होती है इसके तीन लेयर्स होते हैं, सबसे अंदर कोर होता है, उसके ऊपर मैंटल होता है और सबसे ऊपर होता है हमारा क्रस्ट। तो ये जो ऊपरी भाग है क्रस्ट वाला, इसी को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ये रॉक्स और मिनरल्स के बने होते हैं और इस लिथोस्फीयर के ऊपरी भाग पर सॉइल होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। अब एक चीज और है कि हमारा जो ऊपर का लिथोस्फीयर है ये अनइवन है, इरेगुलर सरफेस है, यानी कहीं पर आप देखेंगे तो आपको माउंटेन दिखेगा यानी पहाड़ दिखेगी, कहीं आप देखेंगे प्लेटू यानी पठार दिखेगी, कहीं पर आपको चटियल मैदान, सपाट मैदान दिखेगा और कहीं पर आपको वादी, वैली यानी घाटी मिलेगी। तो ये जो लिथोस्फीयर है ये एक जैसी हर जगह नहीं होती है, बल्कि ये इरेगुलर सरफेस है, ऊंच नीच है। ये जो लिथोस्फीयर है हमें जंगल, घास का मैदान, चराने के लिए, खेती करने के लिए जमीन या इंसानों को घर बनाने के लिए जमीन प्रोवाइड करता है। मिनरल भी हमें इसी लिथोस्फीयर से ही मिलता है, जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं। दूसरा जो मंडल है जिसे जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, यहां से जो वाटर के तमाम सोर्सेज हैं, वो चाहे रिवर्स हो, नदियां हो, लेक्स, झीलें हो, सीज, समंदर हो, ओशियंस या सागर, महासागर हो, ये तमाम के तमाम हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये वाटर, हाइड्रोस्फीयर बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। इसी तरीके से जो तीसरा मंडल होता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर यानी एक चौड़ी परत होती है हमारी अर्थ के ऊपर, ये चौड़ी परत है एयर की, इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर को अपनी जमीन की तरफ खींचे हुए है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को अर्थ से चिपकाए हुए है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, सन जो हमारे अर्थ के ऊपर है तो इसकी जो खतरनाक रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट, ये रेज जमीन पर पहुंचते ही हमें इससे नुकसान होने का डर रहता है, लेकिन हमारे पास है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमें इन खतरनाक सूरज की किरणों से बचाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें बहुत सारी तरह की गैसेस होती हैं, डस्ट, धूल के कण, वाटर वेपर और पानी के भी कण इसमें मौजूद होते हैं। एटमॉस्फेयर जो है इसमें जब चेंजेस होती है तो हमारा वेदर या क्लाइमेट, हमारा मौसम या जलवायु हमारे यहाँ की परिवर्तन होती है। इसके बाद जो तीनों कंपोनेंट्स के, तीनों मंडल के मिलने से एक चौथा मंडल बनता है जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे वायुमंडल का भी पार्ट है, जल मंडल का भी पार्ट है और स्थल मंडल का भी पार्ट है। इन तीनों मंडलों को मिलाकर चौथा मंडल मिलता है जिसको हम बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। यहां पर आपको तमाम तरह के प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल किंगडम, जीव जंतु, ये तमाम के तमाम एक साथ बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ये एक नैरो जोन होता है, बहुत एक पतली जगह होती है, एक छोटी जगह होती है जहां पर लैंड, वाटर, एयर, ये तमाम के तमाम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और इस तरह से एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं।
इकोसिस्टम, जिसे हिंदी में परितंत्र कहा जाता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरेक्शन से फॉर्म होता है तमाम तरह के जीव जंतुओं के। यहां पर आप देखेंगे पिक्चर में कई तरह के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। गाय है, बैल है, हिरन है, बत्तख है। यहां ऊपर देखिए आप एक चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पर। ये सब हरी हरी घासें हैं, ये फ्लावर्स हैं पानी के अंदर, और ये पेड़ है। ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब जीव जंतु हैं। और ये एक दूसरे पर एक तो इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से मेल जोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें जो है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, जिसके जरिए से ये जीवित रहते हैं। ये एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। जैसे सन से एनर्जी प्लांट्स में आती है, प्लांट्स जब चरने वाले जानवर उसको खाते हैं तो वो एनर्जी इन एनिमल्स में चले जाती है, और फिर इन एनिमल्स के थ्रू बड़े जानवरों में, जैसे शेर है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये इकोसिस्टम के जरिए से होता है। हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इकोसिस्टम, जिसे परितंत्र कहा जाता है, तमाम तरह के जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर, ह्यूमन बीइंग्स इंसान, ये अपने इमीडिएट सराउंडिंग यानी जो उससे जुड़ा हुआ बिल्कुल उसके आसपास की पड़ोस की चीजें हैं, उससे ये डिपेंडेंट होता है उस पर। और वो सारी चीजें इंसानों पर, इंसान, जानवर और तमाम पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही इकोसिस्टम है, जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में एक दूसरे में रिलेशन है और उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है, इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि ये जो एनिमल्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये एटमॉस्फेयर है, ये वाटर है, ये सबका आपस में इंटरेक्शन, सबका आपस में मेल जोल ही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कई सारे हो सकते हैं। बहुत बड़ा एक रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब के सब इकोसिस्टम हो सकते हैं। माउंटेन से ये पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकता है। कोई एक झील है बड़ी सी, एक पूरी नदी है, ये भी एक इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ओशियन भी एक इकोसिस्टम है। एक छोटा सा स्मॉल पॉन्ड जो आपके घर के पास में जो तालाब होता है, वो भी एक पूरा इकोसिस्टम अपने आप में होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के आप जीव जंतु देखेंगे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखेंगे, जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन यानी कि मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की चीजें हैं, और जो हम इंसान हैं, हम इंसान अपने एनवायरनमेंट से हमेशा इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, और इसी एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद को मॉडिफाई करते हैं, परिवर्तित करते हैं खुद को, या हम खुद एनवायरनमेंट को परिवर्तित कर देते हैं। अगर हमें ठंड लग रही है तो हम आग जला लेते हैं, अगर हमें गर्मी है तो एसी चालू कर लेते हैं। यानी हम मॉडिफिकेशन, परिवर्तन करते हैं। एडॉप्शन, अगर सर्दी का मौसम आ गया तो हम स्वेटर पहनकर खुद को एडॉप्ट कर लेते हैं उस ठंड में, या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हम बार बार नहाकर या ठंडे हल्के कपड़े पहनकर उसके अनुरूप बना लेते हैं खुद को। तो ये जो इंसान है, ये हमेशा से, सदियों पुराने से एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन में रहा है, उसी के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहा है, और खुद को वो एडॉप्ट भी कर रहा है, अनुरूप बनाता है। अगर आप अर्ली ह्यूमंस की बात करें, पहले के मानव के बारे में, तो ये पहले कहां रहते थे? जब ठंड होती थी तो गुफाओं में चले जाते थे, और जब ठंड खत्म होती थी तो गुफाओं से बाहर निकल आते थे। धीरे धीरे मानव ने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया, उसको ध्यानपूर्वक देखा, उसका अध्ययन किया, और उससे पता चल गया कि कैसे क्रॉप्स को ग्रो करना है, पौधे कैसे उगाने हैं। जब इंसान ने पौधे उगाने शुरू किए तो इससे पहले तो ये नोमैड्स था, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। लेकिन जब इन्होंने पौधे उगाने शुरू किए तो इंसानों को अपने प्लांट्स की देखरेख करने के लिए एक जगह पर सेटल होना पड़ा। तो इस तरह से सेटल लाइफ की शुरुआत होती है। साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन, घरेलूकरण, पशुओं का घरेलूकरण भी शुरू हुआ। साथ ही साथ एक नई इन्वेंशन होती है व्हील की, पहिए की, और जब पहिए की इजाद होती है तो इंसान जो है बर्तन बनाना शुरू करता है। उससे पोट्री, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ये पहिए से बनता है। आप लोग इतिहास में हिस्ट्री सीरीज में, अगर आप 6 क्लास की हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे और सेकेंड लेक्चर देखेंगे, तो उसमें ये पूरी हिस्ट्री आपको अच्छे से समझाई गई है। तो ये जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है, पहिए की इजाद, इसके जरिए से क्या हुआ कि लोगों ने बर्तन बनाने शुरू किए, खेती हो रही है, ग्रो कर रहे हैं लोग क्रॉप। अब इन अनाज को, जो क्रॉप है, प्रोडक्शन है,
उसमें जो सरप्लस यानी बचा हुआ अनाज है उसको स्टोर करना होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए ये लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे जिसमें ये अपने अनाज को स्टोर करते थे। इसके बाद में जब लोगों के पास अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स आ गए तो बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं है, आपके पास चावल है। मुझे चावल की जरूरत है, मुझे आपको गेहूं की जरूरत है, तो मैंने अपना गेहूं आपको दे दिया, आपसे चावल ले लिया। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब तरबूज का सीजन होता है तो ठेले वाला आके आवाज लगाता है गेहूं बराबर तरबूज। गेहूं बराबर तरबूज यानी अगर आप 1 किलो गेहूं दे रहे हैं तो वो 1 किलो आपको तरबूज देता है। यही क्या है, यही बार्टर सिस्टम है, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी कि आपके पास एक चीज थी गेहूं और उसके पास तरबूज, आपने उससे अदला बदली कर लिया। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम ये बहुत पुराने जमाने में शुरू हो गया था, और जब ये शुरू हुआ तो इंसान ने ट्रेड करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ औद्योगिक क्रांति होती है, फिर जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बड़े पैमाने पर होना शुरू होता है। और जब उत्पादन होता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की जरूरत पड़ती है। और इस तरह से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जब मास मीडिया का दौर आता है, इंटरनेट का जमाना आता है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जो इंफॉर्मेशन है उसमें रेवोल्यूशन आता है और सेकेंडों में इंफॉर्मेशन दूर तक पहुंच जाती है। अभी मैं यहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं और 10-15 मिनट में ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की ही देन है। यहां बताना मकसद सिर्फ ये है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से इंसान जो है कुछ चीजों में परिवर्तन किया और अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही उसने अडॉप्ट करना शुरू किया। तो ये मानव और एनवायरनमेंट का आपस में संबंध था जिसको हमने डिटेल में देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like the video and comment below. Don't forget to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Thank you so much.